जब मैंने 10th में टॉप किया, मुझे मेडल देने के लिए फंक्शन में बुलाया गया, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपनी तकरीर में और अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में, मेडल की एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने ये बात कही कि आई हैव नेवर हर्ड द क्लॉक स्ट्राइकिंग 12 इन द मिडनाइट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं ये कहूँ, इट इज़ अ सेक्युलर यूनिवर्सिटी विद इस्लामिक ईथोस। तो उन्होंने ये सब पहला जुमला कहा कि आई वांटेड टू लेट यू नो दैट एवरीवन हियर आउट हियर इज नॉट बुश। यहाँ पर हर कोई बुश की तरह नहीं है। तो खैर मैं जी। थोड़ा सा मुस्कुराया, जेर लब मुस्कुराया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आई सी दैट यू आर अटायर्ड इन इस्लामिक क्लोथ्स बट स्टिल होल्डिंग योर हेड हाई। आई एडमायर यू फॉर दैट। वेलकम टू यूएस। स्पेसिफिक टॉक की इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऑडियंस को मौका दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ दो प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो सेटअप यानी जो उसका है वो, और दूसरे ऑडियंस को मौका दिया जाना। ये दो बड़ी बातें हैं जो इस टॉक के अंदर अच्छी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह in the name of Allah। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहमीश खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल टैम टॉक्स में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के एक ऐसे जेम जिन्होंने सर सैयद अहमद खान के उस मिशन को पूरा किया। मैं समझती हूँ जो वो कह कर गए उस बात को अपनी जिंदगी में लाया और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश की। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी का हर ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने एक हाथ में साइंस रखे और दूसरे हाथ में फिलॉसफी, और अपने फोरहेड पर तौहीद का एक टेनेंट लेकर चले जो कि इस्लाम का एक पिलर है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे साथ जो जुड़े हमारे आज के स्पीकर हैं, आज के गेस्ट हैं प्रोफेसर सूफियान बेग साहब। उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। वो हिफ्ज कुरान भी हैं, साथ के साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी के एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और कंट्रीज में भी जाना जाता है। आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की और 1992 में आपने फर्स्ट रैंक के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद आईआईटी कानपुर से आपने एमटेक किया और उसके बाद आपने पीएचडी की आईआईटी दिल्ली से। फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले गए बीटी फेलोशिप के लिए, बेस्ट टुमारो फेलोशिप अवार्ड फॉर 1 ईयर। और आप अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, साथ ही एमयू एल्यूमिनाई अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आपको अवार्ड मिला सर सैयद ग्लोबल एक्सीलेंस बेस्ट प्रोफेसर अवार्ड फ्रॉम वर्टेक्स इन दुबई। इसी के साथ आपको इनवाइट करती हूँ, आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे शो पर आए और आपने मेरा इनविटेशन कबूल किया। जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग आपस में शेयर कर सकेंगे, बिल्कुल क्योंकि सीखना सिखाना तो हमारा मौत तक चलते रहना है। तो हम कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ मैं आपको सिखा सकूँगा। इस उम्मीद के साथ मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। हम अपने फर्स्ट राउंड के सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे फर्स्ट राउंड का सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि जो कुछ अभी आप हैं, जो कुछ आपने अभी तक अचीव किया है, इस सक्सेस स्टोरी में आपकी जिंदगी में कौन कौन लोग आए, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, उसका मुख्तसर सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस मकाम पर पहुंचे। देखिए, जैसा आपने भी तज़किरा किया ना, सबसे पहली चीज़ जिसको मैं सबसे ज़्यादा चेरिश करता हूँ, सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, वो मेरा हिफ्ज़ कुरान है, जो मैंने जी बचपन में मुकम्मल किया और फिर उसके बाद दूसरी तालीम की तरफ मेरा रुझान हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला का ख़ुसूसी इनाम मैं कहूँगा कि 8 साल की उम्र भी मेरी मुकम्मल नहीं थी जब मैंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। ज़ाहिर है कि माशाअल्लाह। इसमें मेरे वालिदैन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वो जी ज़माना था जब हिफ्ज़ कुरान बहुत आम नहीं था और माँ-बाप जी आम तौर से कतराया करते थे इस बात से कि बच्चों को मदरसे में भेजें या हाफ़िज़ बनाएँ। और मेरे वालिद साहब ने भी बहुत से लोगों ने कहा कि भई तुम क्या बच्चे की उम्र ज़ाय कर रहे हो, नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें कहीं। लेकिन वालिद साहब ने उन तमाम मैं कहूँगा ऑपोज़िशन के बावजूद
मुझे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करवाया और फिर बहुत से लोगों को उसकी वजह से मोटिवेशन मिला कि वो भी अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराएँ। तो ये हिफ्ज़ कुरान पहला स्टेप था, पहला स्टेपिंग स्टोन था जो मेरे करियर में रहा और फिर उसके बाद मेरा डायरेक्टली क्लास 4th में एडमिशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 4th से मेरी फर्स्ट पोजीशन आती रही। इसलिए कि जब हिफ्ज़ कुरान कर लिया, अल्लाह की किताब याद कर ली, तो बाकी चीज़ें समझना, याद करना उसके लिए आदमी का ज़हन बहुत कुछ खुल जाता है और सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। आपका एक बेशक। सवाल का आपका ये भी जुज़ था कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे करियर में कौन-कौन लोग आए जिन्होंने मेरी मदद की। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मेरे वालिदैन का सबसे बड़ा इसमें हाथ है। यहाँ पर मैं एक जी। मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे एक अज़ीज़ हैं, उनके यहाँ जुड़वाँ बेटे हुए, तो उन्होंने अपने बेटों का नाम रखा हसन और हुसैन। फिर एक आलिम से जी। उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनसे दुआ की दरख़्वास्त की कि मेरे जुड़वाँ बच्चे हुए हैं, मैंने उनका नाम हसन और हुसैन रखा है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरह बना दे। तो बेशक। उन स्कॉलर ने, उन आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो, तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बेटे हसन और हुसैन बने, तो तुम्हें अली और तुम्हारी बीवी को फातिमा बनना पड़ेगा, तब वो बेटे हसन और हुसैन तुम्हारे बनेंगे। तो दरअसल वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है और बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता है अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में और उनकी नश्व-ओ-नुमा में। तो पहला बेशक। स्टेपिंग स्टोन तो मैं डेफ़िनिटली अपने वालिद साहब को और अपनी वालिदा को समझता हूँ। जी। तो आपका ये सफ़र जो था, आप ने अपनी तालीम हासिल की, उसके बाद फिर आपने मतलब पहले हिफ्ज़ कुरान किया, उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गए फॉर द फेलोशिप और फिर आपने यहाँ पर आके ये सब किया। तो इसमें बहुत सारे आपके ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ऐसी मजबूरियाँ आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, ऐसी परेशानियाँ आती हैं जहाँ पर ऐसा होता है, हमें लगता है कि अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी परेशानी आई या ऐसा आपको लगा कि नहीं, अब ये चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए फॉर गिविंग द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि क्लास 4th में एडमिशन हुआ, उसके बाद से मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आती रही। तो फर्स्ट पोज़ीशन आना उतना मुश्किल नहीं होता, जितना मुश्किल होता है तो रिमेन एट द टॉप। आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और उस स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना है। तो 4th, 5th, 6th सब में फिर फर्स्ट पोज़ीशन आते रहना, वो थोड़ा-सा कभी-कभी लगता था कि बहुत बड़ा बर्डन हो गया है। और बीच-बीच में जैसा बच्चों के ज़हन में चीज़ें आती हैं, अब कभी ये हुआ उम्मीदें कि अब लोगों की बढ़ गई हैं, ज़्यादा उम्मी उम्मीदें बढ़ गई हैं उम्मीदें भी क्योंकि बढ़ जाती उसके हैं और ऊपर। फिर उसके जी। बाद ये होता है कि अरे छोड़ो, अब चलते हैं, ऐसा है खेलेंगे, क्रिकेट में अच्छा खेलेंगे और क्रिकेट में टीम में आएँगे और ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो बाद में वाक़ई ऐसे आए, मैंने वालिद साहब से कहा कि मैं पढ़ाई, अब मेरा मूड नहीं, मन नहीं कर रहा है, मैं जो हूँ वो खेल की तरफ जाना चाहता हूँ और क्रिकेट खेलूँगा। ठीक-ठाक खेल लेता था, तो मुझे ये था कि मैं अच्छा खेल लूँगा। तो वालिद साहब ने बहुत अच्छे अंदाज़ में मुझको समझाया कि देखो, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की और उस पॉपुलेशन में से सिर्फ 11 लोग खेल पाते हैं इंडियन टीम के लिए, तो चांसेस बहुत कम हैं कि आदमी उस लेवल तक पहुंच सके। उन्होंने समझा बुझा कर मुझे किसी तरह पढ़ाई की तरफ माइल रखा। खेलना हमारा रहता था, हम खेलते थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में ये रही कि टाइम टेबल को स्टिक करना। ये वालिद साहब ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई कि जो भी तुम्हारा टाइम टेबल है उस पे स्टिक करो। जैसे असर की बिल्कुल। नमाज़ से मगरिब की नमाज़ तक खेलना ज़रूरी है। अगर उस वक़्त हम पढ़ाई करते तो हमको रोक दिया जाता कि नहीं, ये पढ़ाई का वक़्त नहीं है, जाओ खेलो। और मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद हमको पढ़ना ज़रूरी था, तो हम फ़ौरन पढ़ने बैठ जाया करते थे। और जब मैंने 10th में टॉप किया, मुझे मेडल देने के लिए फंक्शन में बुलाया गया, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपनी तकरीर में और अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में, मेडल की एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने ये बात कही कि आई हैव नेवर हर्ड द क्लॉक स्ट्राइकिंग 12 इन द मिडनाइट। ऐसा नहीं है कि मैंने टॉप किया है तो मैं बहुत देर तक पढ़ता रहा हूँगा, नहीं। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में रात के 12 बजते हुए नहीं देखा था अपनी तालिब-इल्मी के ज़माने में। तो मैं हमेशा मगरिब बाद पढ़ाई शुरू कर देता था और 11 मैक्सिमम 11 यानी 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैं पढ़ के और खाना-वाना खा के, इशा की नमाज़ पढ़ के, थोड़ा टहल के मैं सो जाया करता था। कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ होता था तो मैं अपनी किताबें साथ में रखकर सोता था और रात में 3 बजे, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठकर मैं पढ़ा करता था। तो ये हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक वो रहा, एक मैं कहूँगा सक्सेस सीक्रेट रहा कि मैंने टाइम टेबल पर हमेशा स्टिक किया। चीज़ों को हमेशा मैंने
वक्त पर अंजाम दे दिया। जैसे असाइनमेंट मिला है, 1 हफ्ते बाद की ड्यू डेट है, तो लेकिन मैं आज ही उसको मुकम्मल करके रख लेता था, बजाय इसके कि मैं 11th आवर के रश में फंसूं और उस वक्त खुदा न खास्ता कोई मजबूरी आ जाए या कोई मेहमान आ जाए, बिल्कुल। मैं असाइनमेंट ना कर सकूं। तो मैं हमेशा जो चीज़ मुझको मिलती थी मैं उसको पहले से अंजाम देकर और रख लिया करता था। यही इसी चीज़ ने मुझे हेल्प किया कि फिर मैं 12th में, फिर बीटेक में मुझको गोल्ड मेडल मिला। फिर आईआईटी जी। कानपुर में गया, वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी रही और फिर पोस्ट डॉक की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये जी। ज़िंदगी के कुछ सुनहरी उसूल थे जिनको अपनाने की वजह से और ख़ास तौर से वालिद साहब की रहबरी की वजह से मैं उनके ऊपर जमा और मुझे उसका फ़ायदा हासिल हुआ। बेशक। तो सर अभी आप जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके के इस वक्त पैंडेमिक के हालात हैं, इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि जो बीटेक ऐसा कोर्स है जिसमें लैब जाना तो अटेंडेंस कंपलसरी होता है अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, और प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, नो लैब, लैब भी हो रही है तो वो ऑनलाइन तरीके से बस अटेंडेंस, और बच्चे हमें पता है किस तरीके से क्लासेस करते हैं ऑनलाइन में। तो इसका क्या असर होने वाला है आने वाले फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स के करियर पर, उस पर आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जी। नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर है कि बच्चे हमारे थोड़ा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में थोड़ा लैग करेंगे। हम लोग भी एज़ टीचर कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं कि भई जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाकर बच्चों से शेयर कर सकें, ताकि वो कम से कम उनको डेमोंस्ट्रेशन मिल जाए, अगर उनको जी। हैंड्स ऑन नहीं भी मिल रहा है। लेकिन एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि बच्चों के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ज़रा स्पून फीडिंग ज़्यादा करने लग गए थे बच्चों की, और बच्चों को हम फोर्सफुली पढ़ाने लग गए थे कि भाई 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, क्लास में आओ। लड़के बांधे मारे बांधे जी। आते थे और पढ़ाई में दिल लग रहा है नहीं लग रहा है फिर भी क्लास में आ रहे हैं। तो अब एक अच्छे जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा होगा कि मुझे खुद भी पढ़ना है और मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है। सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट अब तकरीबन ख़त्म हो गया। हमें याद है बचपन में हमसे कहा जाता था कि ये तुम्हारी किताब है, तुम्हें कवर टू कवर पढ़ना है। टीचर पूरा कवर टू कवर नहीं पढ़ाएगा, तुम्हें कवर टू कवर पढ़ना है और सारी एग्जाम्पल्स जितनी है वो भी सॉल्व करनी है। एक्सरसाइजेस तो करनी है, जितनी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो भी करनी है। और हम उन सारी एग्जाम्पल्स को, एक्सरसाइजेस को कई कई बार सॉल्व किया करते थे। और हमको ये बताया जाता था कि यानी अगर कोई सवाल गलत हो गया है तो उसको चेक करके करने की कोशिश मत करो, बल्कि फ्रेश पेज पे उसको करो, ताकि वो गलती तुम रिपीट ना करो जो तुमने की है। तो ये बहुत जी। सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों के अंदर पैदा होंगे। कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों के अंदर कि हम खुद भी पढ़ सकते हैं। आईआईटीज में मैंने देखा है सेल्फ स्टडी के कोर्सेज बहुत पहले से रन होते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी होती है वो खुद पढ़ें, खुद नोट्स बनाएं और खुद उसको टीचर के सामने प्रेजेंट करें, एक्सप्लेन करें, टीचर सवाल पूछे उसका जवाब दें। तो ये एक खुद एतमादी भी स्टूडेंट्स के अंदर पैदा होगी, जो कि मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो इससे निकल कर आएगा। लेकिन फिर सर एक बात आती है कि इंडिया हैज ओवर प्रोड्यूस्ड इंजीनियर्स, जो कि आपने अपने और भी इंटरव्यूज में कहा, और उन्होंने ऐसे ओवर प्रोड्यूस किया कि विदाउट प्रॉपर स्किल्स दे आर इंजीनियर्स, है ना। उनको जॉब नहीं मिल रही उसकी वजह से, और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर होम। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है जो ये स्टेटमेंट है। जी, देखिए इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि एक बेसिक उसूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, वो अप्लाई करता है। वो एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर ओवर प्रोड्यूस भी हुए हैं इंजीनियर्स, तो जो बेस्ट होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे टेस्ट ऑफ द टाइम। और बिल्कुल। बाकी लोगों को या तो कोई और प्रोफेशन लेना पड़ेगा या उनको फिर नाउम्मीदी का शिकार होना पड़ेगा। और मैं ये बारहा कहता हूं कि बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये पढ़ो ये ना पढ़ो। बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसलिए कि जी। देखिए अगर इंटरेस्ट से बच्चा पढ़ेगा तो वो उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा। और हाई परफॉर्मर्स के लिए हमेशा जॉब्स अवेलेबल हैं। आप एक बच्चे को उसका करियर परस्यू करने दीजिए। वो करियर परस्यू करेगा, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, टॉप 10% में होगा, उसको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। आप उसको फोर्स करेंगे कि मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो,
वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका दिल उसमें नहीं लग रहा है। तो परफॉर्मेंस ना दे पाने की वजह से बावजूद इसके कि उस एरिया में जॉब्स होंगी, उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो बॉटम हाफ में होगा या लोअर साइड ऑफ द प्रोड्यूस्ड इंजीनियर्स में होगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रही और आगे भी रहेगी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्स। और मैं कहूँगा अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं भी है तब भी इनकॉम्पिटेंस तो रहेगी ही, और ये इनकॉम्पिटेंस मेडिसिन में भी रहेगी, इनकॉम्पिटेंस किसी भी आप फील्ड की बात कीजिए वहाँ रहेगी। जी लोग जो भी अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, आमतौर से हम ये कहते हैं कि नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? लेकिन जी जो अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, या मैं कहता हूँ आईआईटीज में जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो टीचर्स का, उनका कहना ये है कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। हम खराब स्टफ नहीं लेंगे, हमको नहीं लेंगे ये बेहतर है, लेकिन हम खराब स्टफ नहीं लेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उसूल हमेशा से है, वो पैंडेमिक में और ज़्यादा वाजे हो गया और ज़्यादा उभर कर सामने आ गया, और ये स्टे भी करेगा चाहे पैंडेमिक चला जाए। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि आपने जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बनने के बाद ऐसा क्या काम किया है जो आपने सोचा था कि मैं ये करूंगा प्रिंसिपल बनने के बाद, और आपको लगता है कि उससे पहले वो काम किसी ने नहीं किया? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेन चीज़ ये होती है कि हमारे बच्चों को रिकॉग्निशन मिले। उस सिलसिले जी में एक्रेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। पहले एक्रेडिटेशन हमारे बीटेक प्रोग्राम्स का हुआ था, लेकिन एक नई चीज़ जो हमने की वो हमारे मास्टर्स प्रोग्राम का भी एक्रेडिटेशन हुआ। देखिए, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो लोग पीएचडी को देते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स को देते हैं। उसके बाद की इम्पोर्टेंस उनकी एमटेक स्टूडेंट्स की होती है, और सबसे कम इम्पोर्टेंस इन तीनों में वो बीटेक स्टूडेंट्स को जी देते हैं, क्योंकि बीटेक स्टूडेंट्स उनके लिए लायबिलिटी हैं। बीटेक स्टूडेंट्स को तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एमटेक स्टूडेंट्स उनको रिसर्च करके देना शुरू कर देते हैं, और पीएचडी के स्टूडेंट्स तो रिसर्च उनके लिए करते ही हैं, जिससे उनकी यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो वहाँ पर पैटर्न उल्टा है, हमारे यहाँ उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम पीएचडी स्टूडेंट को सबसे कम वेटेज देते हैं, एमटेक को उससे थोड़ा ज़्यादा देते हैं, और बीटेक को सबसे ज़्यादा हम वेटेज देते हैं। तो यही वजह थी कि एमटेक प्रोग्राम्स को एक्रेडिटेशन की कभी कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन अपने टेन्योर में हमने एमटेक प्रोग्राम्स को, हमारे यहाँ 16 एमटेक प्रोग्राम्स चल रहे थे, जिसमें से हमने 14 क्वालिफाइंग थे। क्वालिफाइंग मतलब होता है एक्रेडिटेशन के लिए ज़रूरी है कि 3 बैचेस निकल गए हों, तो 2 प्रोग्राम्स के 3 बैचेस नहीं निकले थे। हमने 14 प्रोग्राम्स को एक्रेडिटेशन करवाया, जिसमें से 11 को तो फुल 5 ईयर्स का मिला, जो कि मैक्सिमम होता है, और 3 प्रोग्राम्स को 3 साल का मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि एमटेक स्टडीज़ को एक पुश देना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप रहा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि कई नई ब्रांचेस हम शुरू कर सके, जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हमारे यहाँ शुरू हुई, हमारे यहाँ सोलर एनर्जी और ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पे एमटेक शुरू हुआ, हमारे यहाँ एमटेक एआई शुरू हुआ, इस साल से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी शुरू हो गया, और इसके अलावा रोबोटिक्स में एमटेक शुरू हो गया, एक मटेरियल साइंस में एमटेक शुरू हो गया। इस तरह के कई नए प्रोग्राम्स शुरू हो सके, जो कि वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन मैं दे सका कॉलेज को। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम एमयू के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाहर के यूनिवर्सिटीज या बाहर के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की बात करें, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है, अगर हम उनसे एमयू की बात करते हैं तो वो कहते हैं दैट्स अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं मिलता, और हमें इसके बारे में कंफर्म नहीं है। मतलब वो बहुत परेशान है इस चीज को लेकर के, उनको लगता है कि एमयू में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का ही एडमिशन होता है। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप एमयू का एक मुख्तसर सा उनको जानकारी दे दें इस चैनल के थ्रू कि एमयू असल में क्या है और वो क्या स्टूडेंट्स के थ्रू देना चाहती है अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं ये कहूँ, इट इज़ अ सेक्युलर यूनिवर्सिटी विद इस्लामिक ईथोस। ये बिल्कुल हमारे यहाँ कोई रिलीजन की बेसिस पर हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। एनीबडी एंड एवरीबडी इज़ वेलकम। और हमारी एक ख़ासियत ये है कि हम लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अट्रैक्ट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, और उनको हम फ्लरिश करने का मौका देते हैं।
ये जो बाहर से लोग बैठकर देखते हैं यूनिवर्सिटी को, वो अपनी एक राय कायम करते हैं और मीडिया भी उसमें उनको, मैं कहता हूँ कि उनको बहकाने में मदद देता है। बिल्कुल। लेकिन जो भी लोग हमारे कैंपस को विजिट करते हैं तो फिर उनकी आंखें खुलती हैं कि हम तो बिल्कुल ही इसको मुख्तलिफ समझ रहे थे। और एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ का फैक्टर ये है कि अभी भी हम बीटेक या एमटेक की फीस सालाना 5 से 7 हज़ार हम सिर्फ रख रहे हैं। ये बिल्कुल। सबसे कम फीस है। यहाँ से लोग एमबीबीएस, पूरा एमबीबीएस करके निकल जाते हैं सिर्फ 60,000 में, 60,000 में। हम बाहर जाकर देखें, मेडिसिन तो आप छोड़ दीजिए, स्काई इज द लिमिट। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पर एनम उनकी फीस होगी, और ज्यादा फीस होगी। डोनेशन शुरू में बहुत ज्यादा होगा। इवन इंजीनियरिंग की आईआईटीज में फीस जो है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सालाना होगी। तो हम उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं जो कि बाहर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आईआईटीज इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी नहीं है। वो जब चाहते हैं फीस बढ़ा लेते हैं, जब चाहते हैं वो चीज़ों को एडवांस कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास खूब फंड्स आ रहे हैं। हमारे पास फंड्स की कमी के बावजूद हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाते हैं। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दे पाता है, बगैर बेशक। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। बेशक। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप प्रोफेसर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया में फ्रॉम 2007 टू 2014 आई थिंक। उसके बाद फिर आपने 2015 में एमयू में आप प्रोफेसर बने आकर के। तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं, क्या सिमिलैरिटीज महसूस हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों यूनिवर्सिटीज का आपका, प्लीज आप हमें बताइए। जी जी, मैं आप थोड़ा सा ऐड कर दूं इसको आपका जवाब देने से पहले कि मैं एएमयू में पहले था। मैंने जी 94 में एएमयू ज्वाइन किया था। 94 से 2007 तक मैं एएमयू में रहा। फिर 2007 से 14 जामिया चला गया। फिर 2014 में मैं वापस आया। तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूं आपके सवाल का जवाब देने की, क्योंकि मैंने दोनों जगह की प्लसेस जी माइनसेस देखे हैं। और अक्सर ये जी सवाल लोग मुझसे करते भी हैं जो आप मुझसे पूछ रही हैं। जी। देखिए, एएमयू और जामिया को जब आप कंपेयर करें तो जामिया प्रोवाइड्स अ बेटर एक्सपोजर बिकॉज इट हैज़ द लोकेशनल एडवांटेज। ये इसकी बिल्कुल लोकेशन जो है वो कैपिटल ऑफ द कंट्री होने की वजह से उसको एज है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपोजर अच्छा मिलता है। ख़ास तौर से इंजीनियरिंग के बच्चों को इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर अच्छा मिलता है। और वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बेटर कनेक्टेड होते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़, गवर्नमेंट कमिटीज़ में उन लोगों की शमूलियत होती है, वो लोग शामिल होते हैं, इसलिए कि आसानी है, बुलाया गया 1 घंटे के अंदर वो पहुंच गए। अब अलीगढ़ से लोग जाने के लिए पूरा दिन लगाना पड़ता है। अलीगढ़ के लोग भी होते हैं वहाँ की कमिटीज़ में, गवर्नमेंट बॉडीज़ में, लेकिन जामिया के मुकाबले में कम हो पाते हैं, उनको जी रिकग्निशन कम मिल पाता है। अच्छा, अलीगढ़ सेक्लूड होने की डिसएडवांटेज भी है, और लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम बेटर एकेडमिक एटमॉस्फेयर और एक बेटर कल्चर हम कल्टीवेट कर पाते हैं, जो कि जामिया में मल्टी कल्चरल पंजाबी कल्चर का बहुत सारा इफेक्ट वहाँ पर आ जाता है। अलीगढ़ में जो हमारी रिवायात हैं वो हम बहुत हद तक कंजर्व कर पाते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ हम ज़्यादा माइल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सेक्लूडेड हैं। इनफैक्ट जितने आईआईटीज़ बने थे वो सारे इसी बुनियाद पर बने थे कि वो शहर से बाहर रहेंगे। आईआईटी कानपुर अभी भी कानपुर से बाहर है। आईआईटी दिल्ली भी बाहर बनाया गया था, लेकिन दिल्ली इतना बढ़ गया कि वो हौस खास अब हार्ट ऑफ द सिटी में आ गया। ऐसे ही आप देखें, आईआईटी मद्रास भी बिल्कुल अलग दुनिया है, वहाँ आप जाएं तो बिल्कुल अलग जी दुनिया है। आईआईसी बेंगलोर भी बिल्कुल अलग दुनिया है। जितने अच्छे आईआईटीज़ है वो सेक्लूडेड रहने में फ़र्क महसूस करते हैं। और मैं यहाँ पर फिर वही मिसाल दूंगा, अलीगढ़ और जामिया में वही फ़र्क है जो आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली में है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। आईआईटी कानपुर एकेडमिकली और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आगे है, उसको एज है आईआईटी दिल्ली के ऊपर, लेकिन आईआईटी दिल्ली बीइंग इन दिल्ली इट हैज़ गॉट दी एज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जैसे आईबीएम सोल्यूशन रिसर्च सेंटर वहाँ पर बना हुआ है, और जो है वो भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकॉम वहाँ पर कायम हो गया। तो इस तरह की स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वही फ़र्क जामिया और बेशक। अलीगढ़ में है। जी तो जी सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने हिफ्ज कुरान किया, उसके बाद आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ किया, तो आपके
हिसाब से दोनों चीजों को लेकर चलना, यानी कि दोनों तालीम को लेकर चलना, दीनी और दुनियावी तालीम को लेकर चलना कितना जरूरी? देखिए, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट दीन और दुनिया का सेपरेट है ही नहीं। ये बाज़ मज़ाहिब में होगा दीन और दुनिया का कॉन्सेप्ट सेपरेट, कि जो प्रीस्ट बन गया, नन बन गया, अब उसको दुनिया से सरोकार नहीं, और जो दुनिया में है उसको जो है वो संडे संडे चले गए या किसी एक दिन चले गए। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितना, मैं यहाँ पे एक वाक़या आपको सुनाऊँ, बहुत अच्छा वाक़या मैं आपको सुनाऊँ, उससे फिर मैं अपनी बात को वाज़ेह कर सकूँगा। जिस साल अल्लाह ने मौका दिया हज करने जाने का, तो जब हम लोग मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाना था, तो रात भर का सफ़र था, और रात भर के सफ़र में थोड़ा-सा हाजी लोग ने देर कर दी। हम लोगों को चलने में देर हुई। ख़्याल ये था कि फ़जर हम लोग मदीने में पढ़ेंगे, लेकिन फ़जर का वक़्त रास्ते में हो गया। तो बस को रोक कर एक तरफ फ़जर की नमाज़ पढ़नी थी। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जो हमारे बस के ड्राइवर थे, वो हमारी फ़जर की नमाज़ के इमाम थे। ये एक बहुत सिंबॉलिक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने, जी जिन्होंने रात भर सूडान के थे वो, जिन्होंने रात भर बस चलाई थी, वो फ़जर की नमाज़ में बेहतरीन क़िरत के साथ हमारी इमामत कर रहे थे। तो हमें तो ये सिखाया गया है कि हम, जब बात आए शहसवारी की तो हम सबसे आगे हों, जब बात आए इल्म की तो हम सबसे आगे हों, इल्म दीन की आए तो हम सबसे आगे हों, जब बात आए हमारी यानी टेक्नोलॉजी और साइंस और एक्सप्लोरेशंस एंड इन्वेंशंस की, तो हम सबसे आगे हों। तो ये तो हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम हर फ़ील्ड में आगे रहकर ज़िंदगी गुज़ारें। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक वाक़या और सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल जब बिल्कुल। जब हम बीटेक के स्टूडेंट थे, उस वक़्त हमको पता लगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में, जेएन मेडिकल कॉलेज में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए हुए हैं बाहर से, पड़ोस के मुल्क से, और जी उनका लेक्चर है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स टू मेडिसिन। तो ये वो ओ ज़माना था जब यूट्यूब वगैरह नहीं था और लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं थी। अब तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम लोग जी को एक शौक पैदा हुआ कि भाई देखें, मुसलमानों ने भी कंट्रीब्यूट किया है क्या मुस्लिम्स मेडिसिन में। तो हम लोग वहाँ पर गए, आफ्टरनून में टॉक थी, और उस ज़माने में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता था, फिर भी उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने अच्छी कलर स्लाइड्स बना रखी थी, और उन्होंने ये बताया कि जो मौजूदा मेडिसिन और सर्जरी है उस सब की बुनियाद मुसलमानों की रखी हुई है। तो विच जी वाज अ ग्रेट थिंग फॉर अस टू नो। लेकिन उससे यस ज़्यादा इम्प्रेसिव, उनकी टॉक इम्प्रेसिव थी। आखिर में उन्होंने एक सवाल सबके सामने कायम किया कंक्लूजन में, कि व्हाई वाज इट दैट मुस्लिम्स वर कंट्रीब्यूटिंग सो हैंडसमली टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दोज अर्लियर टाइम्स, बट दे नॉट कंट्रीब्यूटिंग नाउ, व्हाट इज द रीजन। अगर मुसलमान उस जमाने में कंट्रीब्यूट कर सकते थे तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं। सारे लोग सोच में पड़ गए, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स, एमबीबीएस, एमडीएमएस के स्टूडेंट्स, हम जैसे जो बाहर से लोग गए हुए थे वो सब। फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो सबने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा बात ये थी कि उस ज़माने के जो मुस्लिम साइंटिस्ट, रिसर्चर, फिजिशियंस थे, वो न सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट और फिजिशियन सर्जन्स थे, बल्कि एक अच्छे आलिम दीन होते थे। उनको कुरान का अच्छा इल्म होता था, हदीस का अच्छा इल्म होता था, और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता था। तो जब कभी कोई मसला आता था तो वो सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू करते थे। अपनी इल्मी कम-मायगी की वजह से कुरान से इस्तिफ़ादा नहीं हो पाया तो हदीस और सुन्नत और सीरत की तरफ रुजू करते थे। और कम से कम ये कि दुआ करते थे कि ए अल्लाह, ये मसला है, ये मरीज़ है, इसका मर्ज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसका इलाज मुझे समझा दे। तो फिर चूँकि ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता था तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता था, और वो कामयाब होते थे और तरक्की करते थे। तो 2 चीज़ें, एक तो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात को लेकर चलना, और दूसरे सेल्फलेसनेस, कि मैं मरीज़ को इसलिए नहीं क्योर कर रहा हूँ कि मेरा फ़ायदा होगा, बल्कि वो तकलीफ़ में है। अल्लाह मुझे इसलिए इसका इलाज सिखा दे ताकि मैं उसको इस तकलीफ़ से नजात देने में ज़रिया बन सकूँ। तो ये बेशक। 2 चीज़ें थी जो उनको बहुत आगे लेकर गईं, और हमने धीरे-धीरे हमने ये चीज़ें अपने अंदर से खो दी। हमने दूसरों की तरह अपने आप को भी सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया कि भई ये जो हैं वो दीन वाले हैं और ये दुनिया वाले हैं। उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको उठाना पड़ गया। अगर हम जी दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो हम यहाँ भी तरक्की करेंगे और मरने के बाद भी तरक्की करेंगे। बेशक। सर, इस राउंड का मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप इंडिया की और दीगर यूनिवर्सिटीज के तलबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, और यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी की अपनी ख़ुसूसियत होती है और अपने जी अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं।
मैं एक बेसिक बात फिर यही कहना चाहूंगा कि दे हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कमिंग देयर वे। जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वहाँ का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उसका पूरा फ़ायदा उठाए। मिसाल के तौर पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो यहाँ के कल्चर से, यहाँ की तहजीब से फ़ायदा उठाता है। कोई जामिया में पढ़ रहा है तो उसको जो एक्सपोजर इंडस्ट्री का मिल रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। कोई जेएनयू में पढ़ रहा है तो ये जो जेएनयू के प्लस पॉइंट्स हैं कि वहाँ पर आदमी जो है उसके अंदर आर्टिकुलेशन ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है और सोचने का अंदाज एक नया होता है। अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं इसकी उसमें बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से जिस यूनिवर्सिटी के जो भी प्लस पॉइंट्स हैं उनको आदमी को गैदर करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से डिफरेंट डिग्रीज लें ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो मल्टी फैसेटेड हो। मैं अपने आप को इस सिलसिले में खुशकिस्मत समझता हूँ कि ग्रेजुएशन तक अलीगढ़ में पढ़ा, फिर आईआईटी कानपुर से मास्टर्स किया, फिर पीएचडी करने आईआईटी दिल्ली गया। तो आईआईटी दिल्ली आईआईटी कानपुर का फर्क समझ में आया। बहुत से लोगों ने कहा तुमने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया, तुम वहीं से कंटिन्यू करो, पीएचडी तुम्हें आसानी रहेगी। मैंने कहा मैं आसानी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अलग अलग जगहों के तजुर्बे मुझे हासिल हो सकें। फिर मैं बर्कली गया तो वो बिल्कुल अलग एक दुनिया थी और अलग पूरा तरीका था वहाँ पर, और वहाँ का कल्चर और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने का मौका मिला। एक चीज़ मुझे यहाँ पे फिर याद आई कि मैं जब बर्कली में था अपनी फैमिली के साथ, तो एक दिन शाम के वक्त मैं जो उनका यूनिवर्सिटी विलेज था, जो मैरिड अकोमोडेशन था, उसके बाहर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा टहल रहा था। तो एक वहाँ के अंग्रेज गोरे वो गाड़ी लेकर निकले और फिर उन्होंने गाड़ी रोकी और एकदम गाड़ी को बिना बगैर ठीक से पार्क किए हुए वो मेरी तरफ आए और उन्होंने दूर से ही मुझसे कहा कि लिसन। तो खैर मैं रुक गया और मुझे ताज्जुब भी हुआ क्योंकि वहां पे कोई बगैर पार्किंग ठीक से किए हुए आए तो बहुत शॉकिंग है। हमारे तो कोई मसला नहीं है, कहीं भी गाड़ी छोड़ दो, कहीं भी खड़े कर दो, हम लोग कोई केयर नहीं करते। उनके लिए बड़ी मुझे शॉकिंग लगा कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट दैट ही वांट्स टू टॉक टू मी। तो उन्होंने मुझे रोका, लिसन। तो खैर मैं रुक गया। तो उन्होंने, उनका पहला सवाल ये था कि आर यू अ मुस्लिम? तो मैंने कहा यस आई एम अ मुस्लिम। तो उन्होंने ये जुमला कहा कि ये वो ज़माना था जब वो थोड़ा सा गल्फ वॉर वगैरह भी चल रही थी। तो उन्होंने ये सब पहला जुमला कहा कि आई वांटेड टू लेट यू नो दैट एवरीवन हियर आउट हियर इज नॉट बुश। यहाँ पर हर कोई बुश की तरह नहीं है। तो खैर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, ज़ेर लब मुस्कुराया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आई सी दैट यू आर अटायर्ड इन इस्लामिक क्लोथ्स बट स्टिल होल्डिंग योर हेड हाई। I admire you for that. Welcome to US. अब ये एक ऐसी चीज थी जो हमारे यहाँ इसका तसव्वुर नामुमकिन है कि आप किसी नौवारिद को अप्रिशिएट करें फॉर द कल्चर दैट ही कैरीज ऑन हिम और हर। तो ये चीज मुझे वहां देखने का मौका मिला। तो हर जगह की यूनिवर्सिटी और हर जगह की चीज़ों में अपना एक फ़ायदा, अपना एक नुकसान होता है। नुकसान से बचना चाहिए और फ़ायदे को हासिल करना चाहिए। हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ये है कि आप अच्छा बनना चाहें तो कोई लिमिट नहीं है और आप ख़राब बनना चाहें तब भी कोई लिमिट नहीं है। तो वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कमिंग आवर वे इन व्हाटएवर यूनिवर्सिटी वी आर गोइंग, इन व्हाटएवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वी गेट अ चांस टू स्टडी इन। बेशक, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो कुछ आपने बताया उस सबसे रहनुमाई हासिल करेगी और हम सब एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करेंगे आपकी तरह और एक अच्छे प्रोफेसर बनेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा थर्ड राउंड ऑडियंस टॉक है। अगर कोई भी अपना सवाल करना चाहता है तो प्लीज अपना माइक ऑन कर सकता है और सर से डायरेक्ट सवाल कर सकता है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने ये कहा कि हम चाहेंगे कि आपकी तरह हम भी एक अच्छे प्रोफेसर बने। देखिए एक मैं कहूँगा वालिदैन और बच्चों का रिश्ता या टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, ये दोनों रिश्ते ऐसे पाक रिश्ते हैं कि जब कभी बेटा बाप से आगे निकलता है तो बाप को खुशी होती है। और किसी रिश्ते में ये बात नहीं है। भाई भाई से आगे निकलेगा तो भाई के अंदर थोड़ी सा हसद और जलन का मादा पैदा होता है। जलन आ जाए। जी, यही चीज एक टीचर और स्टूडेंट में भी होती है कि जब कभी स्टूडेंट आगे निकलता है तो टीचर का फख्र से सर जो है वो ऊंचा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे आगे निकलें ताकि मैं इस बात को बताने में फख्र समझूं कि ये मेरी स्टूडेंट है या ये मेरा स्टूडेंट है। तो आपको आगे जाना है, मेरे तक रुकना नहीं है, मुझ तक रुकना नहीं है आपको।
बिल्कुल। तो ऑडियंस में से जो भी सवाल करना चाहते हैं प्लीज गो अहेड और अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं और डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। शहजाद आलम साहब कुछ पूछ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, my question is to what will be the advice for the research student for completion of the PhD within stimulated time with good publications? अच्छा, ये शहजाद इत्तेफाक से हमारे स्टूडेंट रहे हैं मास्टर्स में, और मास्टर्स में जी। पढ़ने के बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं जामिया मिल्लिया में। तो अब ये आगे की बात पूछ रहे हैं कि भाई पीएचडी कैसे मुकम्मल की जाए। देखिए, मैं कहता हूँ पीएचडी जो है वो ऐसे है जैसे, मैं फिर एग्जांपल दूंगा क्रिकेट की, कि क्रिकेट में यू हैव टू स्टे एट द क्रीज, द रन्स विल कम। ये बेसिक बात बताई जाती है कि आपको क्रीज पे रुकना है। जब आप रुकेंगे तभी रन बनेंगे, आप रुकेंगे नहीं तो रन नहीं बन पाएंगे। और हर बॉल पे आप 4 रन या 6 रन नहीं मार सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मौका आएगा तब आप रन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह पीएचडी जो है वो एक नॉन लीनियर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 घंटे काम किया तो आपको 10 रिजल्ट्स मिल गए, 20 घंटे काम किया तो 20 रिजल्ट्स मिल गए, ऐसा नहीं होता है। आप कभी 2 घंटे काम करेंगे आपको 20 रिजल्ट मिल जाएंगे, और कभी आप 10 घंटे काम करेंगे आपको 2 ही रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको फोकस रहना है और पेशेंस आपको मेंटेन रखना है। पीएचडी जो है वो ओवरनाइट चीज नहीं होती, जैसा ग्रेजुएशन में या एमटेक में लोग रात का रट्टा लगा के अगले दिन पेपर दे लेते हैं, वो नहीं है। पीएचडी इज एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको 3-4 साल उसके अंदर लगाने हैं, और अच्छी पब्लिकेशंस करने के लिए एक बुनियादी बात यह है कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी शुरुआत एक अच्छे पेपर से होगी तो आप एक अच्छा काम प्रोड्यूस कर पाएंगे। और पहला स्टेप ये करिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, पहला स्टेप ये करिए कि एक बहुत अच्छा पेपर किसी अच्छे जर्नल का उठाइए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आपको 3-4 इटरेशंस लेने पड़ेंगे। फिर पेन पेपर लीजिए, उसको जो भी इक्वेशंस हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको डेराइव कीजिए, सॉल्व कीजिए, ड्राई रन कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, और उस काम को सिर्फ रिपीट करने की कोशिश कीजिए जो उस पेपर में प्रोड्यूस की गई है। और जब आप उसको रिप्रोड्यूस कर, उस काम को आप रिपीट कर रहे होंगे, तो फिर आपको आइडियाज आएंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि आपका सोचने का एंगल डिफरेंट होगा उन ऑथर से। आप उन आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कीजिए, कंपेयर कीजिए रिजल्ट्स कि आपका बेटर है नहीं है। अगर बेटर है तो आप उसको प्रोड्यूस कर, आप पब्लिश कर लीजिए। बिलफर्ज अगर बेटर नहीं भी है तब भी ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत रायगा गई। इंग्लिश के क्रिकेटर थे एलिक स्टीवर्ट, उनका ये कहना था कि आई लर्न मोर फ्रॉम माई डिफीट्स रादर देन फ्रॉम माई विक्ट्रीज। When you are victorious, you tend to overjoy. आप जो है वो भूल जाते हैं, अपनी कमजोरियों को भूल जाते हैं, क्योंकि आप जीत चुके हैं। जब आप हारते हैं तब आप बैठते हैं अपना सर झुकाकर, फिर सोचते हैं कहाँ गलती हो गई, क्यों मैं हारा, क्या मैंने कमजोरी दिखाई। तो वी लर्न मोर फ्रॉम आवर डिफीट्स रादर देन फ्रॉम आवर विक्ट्रीज। तो आप जब रिपीट करेंगे काम को तो या तो इम्प्रूव होगा या खराब आएगा रिजल्ट। ईदर वे आपकी रिसर्च आगे बढ़ रही है, आप दूसरों को बता सकेंगे कि मैंने ये तरीका अपनाया था, ये गलत था, तुम मत अपनाना। मैंने ठोकर खाई, मुझे परेशानी हुई, तुम ठोकर मत खाओ, ठोकर खाने से पहले समझ जाओ ताकि तुम्हें वो तकलीफ ना हो जो मुझे हुई। तो दिस इज हाउ रिसर्च प्रोग्रेसेस इन लाइफ। थैंक यू सर। और कोई जो अपना सवाल करना चाहता है सर से? Assalamu alaikum, sir. I am जी, Tariq वालेकुम Zafar. सलाम। Sir, जी, I want to ask that what you can advise those people who are too feared about uncertainties about their देखिए, future and career. हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, अनसर्टेनिटी हमारे लिए है, हमारा जो रब है उसके लिए कोई चीज़ अनसर्टेन नहीं है। Everything is already destined, everything is already written for us, we just have to explore and we just have to dig it out for us. Or whatever our creator has got in store for us, that has got something better hidden in whatever we do. तो उसके अंदर जो है वो अच्छी चीज़ें आपको मिलने की उम्मीद के साथ आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए।
अनसर्टेनिटीज तो एक जिंदगी, अगर सारी चीज सर्टेन हो जाए ना तो जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। जिंदगी में फिर क्या मजा अगर सारी चीज सर्टेन हो जाए। बल्कि एक जगह तो मुझे याद है कि मैं दिल्ली में जब था तो एक स्कूल वहाँ का बड़ा अच्छा है, उसके अंदर मुझे एक मौके पर बुलाया उनके प्रिंसिपल ने कि आप हर त्यौहार से पहले हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। तो ईद से पहले हम चाहते हैं हमें हमारे बच्चों को आकर बताए कि ईद क्यों मनाई जाती है। तो खैर मैं वहाँ गया तो मैंने पीपीटी बनाई, व्हाट इज इस्लाम के ऊपर मैंने एक पीपीटी बनाई, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पहली स्लाइड में मैंने डाला कि दी फाउंडर ऑफ इस्लाम इज नॉट प्रॉफिट मोहम्मद। अब सब एकदम चौंक गए। मैंने कहा द फाउंडर ऑफ इस्लाम इज प्रॉफिट एडम हिमसेल्फ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मजहब चला है। फिर मैंने कहा द सीरीज ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट ऑफ द मैसेंजर्स। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने दूसरी स्लाइड में डाला 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। जैसा शुरू में भी इन्होंने तहमीश ने तस्करा किया, तौहीद और नमाज और ज़कात और हज और ये सारी बातें, पांचों अरकान इस्लाम। फिर मैंने फिर उसमें एक 5 लाइन नीचे डाली, दीज आर पिलर्स ऑफ इस्लाम बट इस्लाम इज 24/7। है ना। आप एक सवाल आपने किया भी था कि क्या फ़ायदा है इसका, तो इस्लाम इज 24/7। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। फिर एक एक पिलर के मैंने दुनियावी फ़ायदे बताए, उखरवी आखिरत के जो फ़ायदे हैं तो अलग हैं, दुनियावी फ़ायदे बताए। तौहीद से क्या फ़ायदा है, नमाज से क्या फ़ायदा है, ब्रदरहुड, गरीब एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ज़कात की 2.5% अगर सारे रिच लोग निकालने लग जाए तो दुनिया में कोई पुअर ना रहे। फिर हज में मैंने वो तस्वीर दिखाई जो एरियल व्यू होता है, मिलियंस ऑफ पीपल एंड दे आर सो यू नो वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, और सफ़े उनकी बनी हुई हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये सब बताने के बाद फिर बच्चों ने जो सवाल पूछा, तो आप ही वाला सवाल था जिस पर मैं आप आ रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि आप चांद के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होते हैं ईद में, आप चांद क्यों देखकर ईद करते हैं, उसमें पता नहीं लगता आज कल होगी परसों होगी। मैंने कहा यही तो मज़ा है, अगर पहले से पता लग जाए तो फिर सर्टेन हो जाए तो आदमी जो है उसके अंदर वो मज़ा नहीं है जो चांद देख कर ईद करने में मज़ा होता है। तो uncertainty is a part and parcel of life, and we have to take into our stride and we have to accordingly plan our lives. अनसर्टेनिटीज में जब कभी हम इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं कि ये होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे, वाई नहीं होगा, आप फोकस रखिए कि मुझे ये करना है। ट्राई टू ओवरकम द अनसर्टेनिटीज इन लाइफ। अगर नहीं होगा किसी वजह से, सोचिए मत, वो अपने आप फिर रास्ता निकलेगा कि वहां पर क्या करना है। ब्रीफ में मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ बता पाया आपको। Sir, I have another question. जी बताइए। For the students, just like we are most stuck with that this type of thing when we get education, then we are stuck for to and looking for the career on that same thing, and I think that create a situation unemployment or something. Why not we should, and why not we are looking for another options other than our academics for our employment or something, jobs? जी देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में, कहते हैं कि डू नॉट ट्राई टू बी अ कॉग इन द व्हील, ट्राई टू इन्वेंट योर ओन व्हील। यानी एक बड़े पहिए के अंदर आप एक छोटा सा हिस्सा बनने के बजाय कोशिश कीजिए कि अपना छोटा पहिया आप बना सकें, है ना। तो आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि हम सिर्फ नैरो माइंडेड ना रहें कि साहब मैंने ये पढ़ा है तो इसी में मुझे जॉब करनी है। अपने देखिए, जहन को दौड़ाने में कोई रोक नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है। देयर आर नो बॉर्डर्स टू आवर माइंड्स एंड आवर थिंकिंग। लेट इट गो वाइल्ड, लेट आवर इमेजिनेशन गो वाइल्ड, लेट स्काई बी द लिमिट। सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, मैं उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करके, और मैं खुद भी उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ और 10 लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो बिल्कुल डेफिनेटली जो आपने पढ़ा है दैट विल फॉर्म द बेसिस, नो डाउट, बट देन डू नॉट जस्ट let yourself confine to that basis. Try to rise above, try to go beyond, and try to reach out to all the possibilities that you may have ever thought, you may have ever explored, and you may have ever tried to get into. ट्राई जरूर कीजिए। ये अफसोस ना रह जाए कि साहब मैंने ये करने की कोशिश नहीं की, कभी ना कर पाए अलग बात है, लेकिन ट्राई करके फिर छोड़िए उसे, उसके बगैर मत छोड़िए। बिल्कुल।
ऑडियंस टॉक का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है इस पूरी टॉक का, कि इस शो पर आने के बाद और जो कुछ आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को देखा होगा, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोगों को हमारे शो पर आना चाहिए, मेरे चैनल को देखना चाहिए, उसकी वीडियोस को सुनना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं एक जेनरिक बात कहूँ कि ये सोशल मीडिया की वजह से हमें बहुत से मौक़े हमारे बढ़ गए, हमें मौक़े फ़राहम होने लग गए। हम लोग इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस में रिसर्च कराते हैं, माइनिंग दी सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क्स। तो हम लोग जितने वीडियोज़ हैं, जितनी पोस्ट्स हैं, उन सबको माइनिंग करके, यानी उनके पैटर्न्स निकाल कर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च भी लोग कर रहे हैं कि पास्ट हिस्ट्री से उन्होंने ये सीखा, लर्न किया, मशीन लर्निंग की, कि पास्ट हिस्ट्री में जो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो किस तरह बिल्डअप हुए थे। उस ज़माने के लोगों की क्या राइटिंग्स थी और कैसे बिल्टअप हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत कुछ हम चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं माइन करके सोशल नेटवर्क्स को। तो ये तो एक जेनरिक बात हुई। अच्छा, अब रही इस स्पेसिफिक टॉक की, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऑडियंस को मौका दिया जा रहा है, जनरल ऑडियंस को सवाल करने का। आम तौर से मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, इससे पहले मैंने कुछ इंटरव्यूज फेस किए, तो बहुत कुछ इंटरव्यू फिक्स्ड होता है, यानी जैसे मैच फिक्सिंग होती है ना, ऐसे इंटरव्यू फिक्सिंग हो जाती है। पहले से सवालात सेट कर दिए जाते हैं, एक आइडिया दे दिया जाता है कि हम ये सवाल पूछेंगे, तो आदमी माइंड मेकअप करके बैठता है कि भाई ये पूछा जाएगा। आज के जब इंटरव्यू की कॉल आई, तो मैं थोड़ा सा परेशान था इस मामले में कि भाई ऑडियंस, इट विल बी ओपन टू द ऑडियंस, यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन कमिंग योर वे। तो मुझे बहुत अच्छी बात इस इंटरव्यू को ये लगी कि इट वाज ओपन टू ऑडियंस एंड पीपल मे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी to get their doubts clarified or to get their confusion settled। तो ये एक बड़ी बात है। और मुझे इसका पैटर्न भी अच्छा लगा कि शुरू में आपने सवाल पूछकर थोड़ा सा मुझे भी आपने कंफर्ट जोन में लिया और एक बैकग्राउंड मेरी लोगों तक पहुंचाई, ताकि एक टोन सेट हो जाए बात की, और फिर उसके बाद आपने ऑडियंस को मौका दिया, और उस बीच मुझे भी अपनी कुछ बातें कहने का मौका मिल गया। तो ये मैं समझता हूँ दो प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो सेटअप, यानी जो उसका है वो, और दूसरे ऑडियंस को मौका दिया जाना। ये दो बड़ी बातें हैं जो इस टॉक के अंदर अच्छी हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को विजिट करिए। वहां पर हम लोगों ने काफी सारे लोगों के साथ अभी तक इंटरव्यू किया है, और आने वाले वक्त में अभी हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब जुड़ने वाले हैं, और ऐसे कई सारे प्रोफेसर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल टैम टॉक्स के नाम से है, और सोशल मीडिया पे आप मुझे टैम टॉक्स के नाम से देख सकते हैं। और उसके अलावा सर का फेसबुक पेज है, आप वहां पर सर को ज्वाइन कर सकते हैं, सर के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपने टॉक शो में। जज़ाकल्लाह खैर सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने अपने स्टूडेंट के साथ, एक तरीके से मैं आपकी स्टूडेंट ही हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, आपने हमारे शो पर आए और आपने मेरा इन्विटेशन कबूल किया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इंटरैक्ट करने का। जज़ाकल्लाह। चलिए, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम।